बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, पाक हब टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। सामीन कराम, आज की वीडियो में हम आपके साथ एक सच्चा वाकया शेयर करने जा रहे हैं। सामीन कराम, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इंटरनेट ने कैसे एक सऊदी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। सामीन कराम, जब उस लड़की ने हमारे साथ ये राब्ता किया और हमें अपनी कहानी सारी सुनाई तो हम खुद सुनकर हैरान हो गए और सामीन इकराम, हमने ये फैसला किया कि ये सारी की सारी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। उस लड़की ने हमें जो बताया वो आपको बताते हैं। उसका ये कहना है कि मेरा ताल्लुक सऊदी अरब से है, मगर मैं अपने शहर का नाम या अपना नाम नहीं बता सकती, मुझे अपनी बहन ही समझ लें। मेरी एक सहेली है, उसने मुझे अपने घर आने की दावत दी। मेरी वो सहेली उन लोगों में से है जो इंटरनेट का बकसरत इस्तेमाल करते हैं। उसने मेरे दिल में इस दुनिया को देखने, इसे जानने और इस्तेमाल करने में रगबत और शौक को खूब भड़का दिया। उसने मुझे तकरीबन 2 माह में ये सब कुछ सिखला दिया कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करना है। अब मेरे शौक का ये आलम हो गया कि मैं बकसरत इस्तेमाल उसके घर जाने लगी थी। मैंने उससे चैटिंग करना सीख लिया। मैं ये भी सीख गई कि कंप्यूटर को कैसे खोलना और इंटरनेट में कैसे दाखिल होना है। इन 2 माह के दौरान मेरी अपने शोहर से हर वक्त जंग छिड़ी रहती कि वो अपने घर में इंटरनेट लगवाए, लेकिन वो इस चीज़ के खिलाफ था। यहाँ तक कि मैंने उसे ये कहकर कायल कर लिया कि तुम्हारे काम पर चले जाने के बाद मैं बहुत तन्हाई महसूस करती हूँ और सख्त उकताहट में मुब्तला रहती हूँ, खुसूसन जब हम अपने घर वालों से बहुत दूर हों। मैंने दलील ये दी कि मेरी तमाम सहेलियों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, वो इसे इस्तेमाल करती हैं, मैं क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकती और इनसे गपशप क्यों ना करूँ, जबकि वो टेलीफोन से बहुत सस्ता है। आखिरकार मेरा शोहर कायल और रजामंद हो गया, मगर काश के ना हुआ होता। मैंने रोज़ाना अपनी सहेलियों से चैटिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद मेरे शोहर को मेरी तरफ से कोई शिकवा, कोई शिकायत और परेशानी न रही। वो जैसे ही घर से निकलता, मैं दीवानावार शदीद शौक और शगफ के साथ इंटरनेट की तरफ लपकती। मैं कई घंटे तक तवील औकात के लिए बैठी रहती। सामीन इकराम, आपको बताते चलें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाक हब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस हैं आपको मिलती रहें। सामीन इकराम, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि उसका ये कहना है कि अब तो मैंने ये तमन्ना करने लगी कि मेरा शोहर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहा करे। मैं अपने शोहर से बहुत प्यार करती हूँ और उसने कभी भी मेरे मामले में कभी कोई कोताही नहीं बरती। ये भी ठीक है कि इसकी माली हालत मेरी बहनों और सहेलियों के मुकाबले में बहुत पतली थी, मगर वो मेरी सादत और खुशी के लिए भरपूर मेहनत दौड़ धूप करता रहता। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं महसूस करने लगी कि इंटरनेट मेरे लिए बहुत ज्यादा दिल बहलाने का जरिया बनता जा रहा है। मेरी हालत ये हो गई कि अब मैं अपने वालिदैन को मिलने के लिए जाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी, जबकि उससे कबल की बात है कि हम हर 15 दिन के बाद मिलने के लिए जाया करते थे। जब कभी अचानक मेरा शोहर घर दाखिल हो जाता तो मैं घबरा उठती और इंटरनेट में मौजूद हर चीज़ को कुछ इस अफरा तफरी में बंद करती कि उसे मेरे फेल पर ताज्जुब हुआ करता था। लेकिन उसे मुझ पर किसी किस्म का कोई शक नहीं था, बल्कि वो तो ये चाहता था कि वो देखे कि मैं इंटरनेट पर क्या करती हूँ और उससे किस तरह से दिल बहलाती हूँ। हो सकता है कि ये महज एक छोटी सी बात हो, या शायद यही गैरत है कि एक दिन जब उसने लाइव चैट करते हुए किसी की आवाज़ सुन ली थी जिसे मैं अपने तमाम तर एहतियाती कोशिशों और होशियारियों के बावजूद उससे छुपा ना सकती थी। इस दिन के बाद वो कभी कभार मुझ पर खफकी का इजहार करता रहता और कहा करता था कि इंटरनेट हसूल मालूमात का वसी मैदान है, लेकिन ये वक्त ज़ाया करने का बायस भी है। वक्त गुजरता गया और मैं रोज़ बरोज़ नित नए लोगों के साथ चैट की गर्विदा और दिलदादा होती गई। बच्चों की तरबियत और परवरिश का मसला मैंने नौकरानी पर डाल दिया। ये तो मैं जानती थी कि मेरा शोहर घर कब आता है, लिहाजा इसकी आमद से पहले पहले मैं कंप्यूटर और इंटरनेट सब ऑफ करके रख दिया करती थी। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, मैंने अपने बनाव सिंगार से लापरवाही बरतना शुरू कर दी थी। इस इंटरनेट में दाखिल होने से पहले मैं अपने शोहर के घर आने पर बन संवर कर अच्छी सूरत इख्तियार कर लिया करती थी, लेकिन अब मेरा बनाव सिंगार कम होते होते ख़त्म ही हो गया। मैं इंटरनेट की इस हद तक दीवानी थी कि मैं अपने शोहर के सो जाने पर चुपके से चोरी छुपे उठकर इंटरनेट कंप्यूटर वाले कमरे में चली जाती और उसके उठने के वक्त से पहले पहले चुपके से दोबारा बिस्तर पर आ दबकती थी। कुछ अरसे के बाद शायद उसे ये एहसास हो गया कि मैं इंटरनेट पर बिला वजह वक्त ज़ाया करती रहती हूँ, लेकिन वो मुझ पर तरस खाता रहता कि बेचारी अकेली है, वालिदैन और बहन भाइयों से बहुत दूर है। वो इस बात पर नाराज़ होता कि मैं बच्चों के बारे में लापरवाही बरत रही हूँ और इस बात को लेकर उसने मुझे कई दफ़ा डांट डपट भी की और जिस पर मैंने झूठ मूठ रोने लगती और उसे कहती कि आपको मालूम है कि आपके बाद घर में क्या होता है। मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ, उनकी तरबियत और परवरिश पर बहुत वक्त सर्फ करती हूँ, मगर ये हैं कि सारा दिन शरारतें कर करके मुझे थका देते हैं। मुख्तसर ये कि मैं हर चीज़ से लापरवाही, यहाँ तक कि शोहर से भी मेरी हालत होती कि मैं उसके घर से बाहर होने की सूरत में 10 मरतबा उसे फ़ोन किया करती थी और सिर्फ उसकी आवाज़ सुनना चाहती थी। अब जब से इंटरनेट ने घर में कदम डाल लिया और मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो गया, अब वो मेरी आवाज़ भी सुन ना पाता था।
سوائے اس کے گھر میں کسی خاص چیز کی ضرورت پیش آ جائے تو اسے کبھی کبھار فون کرنے کی نوبت آ گئی۔ اب میرے شوہر کو انٹرنیٹ پر بہت غصہ آنے لگا تھا۔ 6 ماہ اسی حالت میں ہی گزر گئے اور میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ نام مردوں کے ہیں یا عورتوں کے۔ چیٹنگ کے تھرو جو بھی مجھ سے بات کرتا میں اسی سے گفتگو کرنا شروع کر دیتی، حالانکہ میں جانتی بھی تھی کہ یہ بات کرنے والا مرد ہے۔ ہاں، ایک شخص ایسا تھا جس کی طرف سے میں بہت مائل ہو گئی، مجھے اس سے بات کرنا اچھا لگتا تھا۔ اس کی ظریفانہ گفتگو کے لطائف اور نکتے پسند آتے اور اس کی باتیں بڑی دلچسپ اور جی کو لبھانے والی ہوتی۔ دن گزرتے گئے اور ہم دونوں کے باہمی تعلقات گہرے سے گہرے ترین ہوتے چلے گئے۔ ان تعلقات کے قائم ہونے میں 3 مہینے لگے اور مجھے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اپنی طرف کھینچتا چلا گیا اور اس کی گفتگو کے ہر لفظ سے مجھے پیار اور محبت ہونے لگی اور اس سے شوق دیدار دو آتشہ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے الفاظ تو اس حد تک خوبصورت نہ ہوں، تاہم شیطان انہیں میرے سامنے خوب مزین کر کے پیش کرتا رہا۔ آج تک ہماری ساری کی ساری گفتگو چیٹنگ کے ذریعے صرف تحریری تھی۔ ایک دن اس نے میری آواز سننے کا مطالبہ کیا جسے میں نے رد کر دیا۔ اس نے بڑا ہی اصرار کیا، حتیٰ کہ پھر اس نے دھمکی دینا شروع کر دی، اگر میں نے آواز نہ سنائی تو وہ تحریری گفتگو بھی بند کر دے گا، نہ چیٹ اور نہ ہی میل کرے گا۔ میں نے اس کے اس مطالبے کو ٹالنے اور اپنی رائے پر ڈٹے رہنے کی بہت کوشش کی، مگر میں اس پر قائم نہ رہ سکی، پتہ نہیں کیوں۔ یہاں تک کہ میں نے حامی بھر لی اور ہم اس بات پر متفق ہو گئے کہ صرف ایک ہی مرتبہ آواز سے گفتگو ہوگی۔ اب کہ ہم نے آواز والی گفتگو کا ذریعہ اختیار کر لیا، اگرچہ مطلوبہ سسٹم اتنا معیاری نہیں تھا، تاہم اس کی آواز بہت ہی پیاری تھی اور اس کی گفتگو انتہائی شیریں اور دل کو موہ لینے والی تھی۔ اس نے بتایا کہ تمہاری آواز صاف نہیں آ رہی، لہٰذا تم اپنا موبائل نمبر دو۔ میں نے اس سے انکار کر دیا۔ مجھے تعجب اس جرت پر ہوا کہ جب کہ میں دیر تک اس سے گفتگو کرنے کی ہمت بھی نہ پا سکی۔ اللہ کی قسم، میں جانتی تھی کہ شیطان مردود میرے سر پر سوار تھا۔ وہ مجھے اس کی آواز سنوا کر میرے دین، اخلاق اور عفت و عصمت کے بکھیرنا چاہتا تھا، انہیں بھی چھیننا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ دن آ گیا کہ میں نے اس سے فون پر بات کی۔ اس دن میری زندگی میں انحراف و کجروی شروع ہو گئی۔ میں آہستہ آہستہ اس راستے پر بہت آگے نکل گئی۔ میں اس سلسلے میں بات کو طول نہیں دیتی۔ جو شخص میرا یہ قصہ پڑھے گا وہ مجھے سمجھے گا کہ میرا شوہر میرے بارے میں لاپرواہ تھا۔ وہ گھر سے بکثرت غائب رہا کرتا تھا، نہیں بلکہ اصل حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور وہاں سے سیدھا گھر آ جاتا تھا اور میری خاطر اور میرے بچوں کے خاطر اپنے دوستوں کے پاس بھی کم جایا کرتا تھا، اور اس سے میرا شغف بڑھتا گیا، حتیٰ کہ میں روزانہ 8 گھنٹے تک انٹرنیٹ پر رہتی۔ اب مجھے اپنے شوہر کا زیادہ گھر ہی رہنا بہت برا لگتا تھا، بلکہ میں اس پر اسے کئی دفعہ الٹی سیدھی بھی سنا چکی تھی۔ میں نے اسے یہ سبق دینے اور اس سلسلے میں اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگی وہ پارٹ ٹائم بھی کوئی کام کر لیا کرے تاکہ قرضوں سے ہماری جان چھوٹے اور مختلف قسطوں کی ادائیگی کے لامتناہی سلسلے سے خلاصی ملے۔ واقعی اس نے میری بات مان لی اور اپنے کسی دوست کے ساتھ چھوٹے کاروبار میں حصہ دار بن گیا۔ اس کے بعد تو میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت انٹرنیٹ پر ہی گزارا کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ ٹیلی فون اور نیٹ کے کنیکشن کے بلوں پر سٹ پٹا جاتا تھا، جو بعض دفعہ ہزاروں ریال تک آ جاتے تھے، لیکن وہ مجھے اس سے روکنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس آشنا کے ساتھ میرے تعلقات روز بروز گہرے ہوتے گئے۔ جب کئی مرتبہ اس نے میری آواز سن لی، جبکہ خوب دل بھر کر سن لی، تو اس نے اصرار مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اس کے اس مطالبے کی کوئی خاص پرواہ نہ تھی اور نہ ہی میں نے اس سے تعلق توڑنے کا سوچا، بلکہ میں تو صرف اس کے مطالبے پر اپنی خفگی ظاہر کر دیا کرتی تھی، جبکہ در حقیقت میں بھی اس کے دیدار کی منتظر تھی، لیکن ڈرتی تھی کہ مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ اس کا اصرار روز بروز بڑھتا گیا، وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے اس کا مطالبہ ایک شرط پر قبول کر لیا کہ ہماری یہ پہلی اور آخری ملاقات ہوگی۔ میں نے باہم یہ عہد و پیمان کر لیا اور پھر ایک مارکیٹ میں ملاقات کی۔ ہم دونوں کے مابین تیسرا شیطان لین بھی تھا۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ مجھے وہ پہلی نظر میں بھا گیا، بلکہ شیطان نے میری نگاہوں میں خوب مزین کر دیا۔ میرا شوہر بدصورت تو نہیں تھا، لیکن شیطان حرام کو بنا سنوار کر پیش کرتا ہے۔ ہم دونوں باہم مل کر اپنی اپنی راہ چلے گئے، مگر اس ملاقات کے بعد ہمارا تعلق روز بروز قوی سے قوی تر ہوتا گیا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، بال بچوں والی ہوں۔ اس کے بعد اس نے مجھے کئی مرتبہ دیکھا اور ملاقات کی۔ آہستہ آہستہ اسے میرے بارے میں تمام باتیں معلوم ہو گئی۔ اس نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ میں اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی ہوں، اور بالآخر اس نے میرے سامنے یہ مشورہ رکھ دیا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں اور وہ مجھ سے شادی کر لے۔ میں اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی اور میں نے اب روز بروز نت نئے مسائل کھڑے کرنا شروع کر دیے تاکہ کسی طرح وہ مجھے طلاق دے دے۔ ایک دن میرے شوہر نے بتایا کہ وہ کاروباری سلسلے میں 5 دن کے لیے باہر جا رہا ہے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ بچوں کے ساتھ اپنے میکے والوں کے مل لاؤ۔ میں نے سوچا کہ اپنے آشنا سے کھل کر ملنے کا یہ مناسب وقت ہے۔ میں نے اپنے میکے جانے کے لیے انکار کر دیا اور میرا شوہر راضی ہو گیا۔ جمعہ کا دن تھا، وہ 5 دن کے لیے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس روانگی کے بعد
एक दिन छोड़कर इतवार को हमने मुलाकात की। मैंने इस शैतान शख्स से एक मार्केट में मुलाकात करने का वादा किया। मैं उसके साथ गाड़ी में सवार हो गई। वो मुझे मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता रहा। ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था कि मैं किसी अजनबी के साथ बाहर गई थी, इसलिए मैं कुछ मुस्तरिब थी, कुछ परेशानी में मुब्तला थी। मैंने उससे कहा कि मैं घर से ज़्यादा दूर नहीं रह सकती, मुझे डर है कि मेरा शोहर कहीं फ़ोन न करे या कोई वाक़या न रूनुमा हो जाए। उसने ये सुनकर कहा कि वो तुम्हें तलाक दे देगा, इस तरह तुम्हारी जान ही छूट जाएगी। मुझे इसकी बात और आवाज़ की टोन पसंद आई। मैंने मज़ीद परेशान हो गई। मैंने उससे कहा कि वो दूर हरगिज़ न जाए, कहीं ज़्यादा लेट ना हो जाए। उसने मुझे बातों में उलझाना शुरू कर दिया और ऐसी जगह पर ले गया जिसे मैं जानती नहीं थी। वो जगह अंधेरी थी, कोई बगीचा या फार्म हाउस लगता था। ये कौन सी जगह है? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने उससे पूछा। चंद ही लम्हात गुजरे कि गाड़ी खड़ी हो गई और कोई दूसरा शख्स मेरी साइड का दरवाज़ा खोलकर मुझे ज़बरदस्ती बाहर खींच रहा था। तीसरा शख्स भी फार्म के अंदर था। मैंने एक चौथे आदमी को भी बैठे देखा। इस जगह अजीब किस्म की बूएं उठ रही थी। हर चीज़ मुझ पर बिजली बनकर गिर रही थी। मैं चिल्लाई, रोई, मिन्नतें समाजती करके उससे रहम करने और तरस खाने की अपील की। मैंने अपने मुंह पर जनाटेदार महसूस किया और कोई आवाज़ मुझ पर चिल्ला रही थी कि इस आवाज़ और तमाचे ने ना सिर्फ मुझे हिला कर रख दिया बल्कि मैं खौफ व हिरास के नतीजे में अपने होश ही खो बैठी थी। अब मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं सख्त मरगूब थी। मेरे सारे जिस्म पर राशातारी था। मैं लम्हा भर के लिए रोने से नहीं रुक रही थी। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और गाड़ी में डाला और मेरे घर के करीब मुझे फेंक गए। मैं भागम भाग घर में दाखिल हुई। अब मेरा एक काम था रोना, बस रोते ही रहना, हत्ता कि मेरे आंखों से आंसू खुश्क हो गए हैं। हर वक्त अपने कमरे में ही पड़ी रहती। मुझे अपने आप से नफरत हो गई। मैंने खुदकुशी की कोशिश की। घर में होते हुए भी अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानती थी, ना ही मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास होता था। मेरा शोहर सफ़र से वापस लौट आया। मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो मुझे ज़बरदस्ती हस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने मुझे आराम और सुकून का मशवरा दिया। मैंने शोहर से इल्तिजा की कि मुझे जल्द अज जल्द मेरे मेके ले जाए। मैं बहुत रोती थी और मेरे घर वाले मुझे कुछ नहीं कर सकते थे। उनका ख्याल था कि मेरे शोहर से किसी वजह से नाचाकी हो गई है। मेरे वालिद ने मेरे शोहर से अफाम व तफहीम की कोशिश की, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, क्योंकि मेरे शोहर को दरअसल किसी बात का इल्म नहीं था और ना ही किसी दूसरे को मुझ पर बीतने वाले साने की खबर थी। इन घटिया लोगों ने मुझे किसी बड़ी जिल्लत में मुब्तला कर दिया था। अब मैं ये कलमात इंतहाई निकाहत के आलम में फिराशे मर्ज पर पड़ी लिख रही हूँ, जो हो सकता है मेरे लिए बिस्तर मर्ग बन जाए। शायद मेरी ये दास्तां इबरत इंटरनेट पर दोस्तियाँ करने और चैटिंग की शौकीन लड़कियों की इस्लाह का सबब बन जाए और मेरे गुनाहों का कुफारा बन जाए और आखिरत में मेरी निजात हो जाए। सामीन कराम, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। आज की वीडियो से फ़िल वक्त इतना ही। बहुत शुक्रिया।